जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस स्टडी जोन में। तो साथियों, मात्र 8 दिन ही शेष रह गए हैं आपके एग्जामिनेशन के और सभी युवाएं अपने तैयारी को जो है एक अंतिम स्तर पर पहुंचाए। अर्थात अब जो है आप 3 डेज़ का एक प्लान बना ले और इस प्लान के तहत टोटल रिवीजन कर ले। मूल रूप से झारखंड के पेपर को रिविजन कर ले, साथ में जो आपके पेपर 2 हैं उसका भी एक पुख्ता रिविजन होना चाहिए। चलिए, और इसके बाद जो है अपने आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर ले कि जितने भी प्रश्न आएंगे उसे हम क्या करेंगे ना, हर हाल में सॉल्व करेंगे विद इन नेगेटिव मार्क्स को देखते हुए। चलिए अब प्रश्नों को ले लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या है ना, झारखंड में संचालित गरिमा परियोजना के उद्देश्य क्या है। तो क्या है गरिमा परियोजना? खनन कार्यों से बच्चों को हटाना, रेडियो धर्मिता से ग्रस्त लोगों को विस्थापित करना, समाज को डायन प्रथा से विमुक्त करना और कुपोषण से बच्चों को सुरक्षा करना। ये सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे झारखंड जैसे राज्यों में जो है व्याप्त है कहीं ना कहीं, किसी भी जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर अगर हम देखें। लेकिन जो गरिमा प्रथा है वो समाज से डायन प्रथा को विमुक्त करने के लिए अपनाया गया है। झारखंड में ऐसे 7 जिले हैं जहां पर ये जो है प्रथा जोर शोर से चल रही है और इसी संदर्भ में इन 7 जिलों में ही पहले जो है डायन प्रथा को रोकने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा गरिमा परियोजना लाया गया है। चलिए देख लेते हैं ये कौन से 7 जिले हैं। तो पहला तो हो गया खुट्टी, और उसके बाद हो गया ईस्ट सिंहभूम, उसके बाद हो गया वेस्ट सिंहभूम, साथ में सीमडेगा, लोहरदगा, सरायकेला खरसावा, ये वो और गुमला। इन 7 जिलों में जो है गरिमा परियोजना जो है प्रखंड स्तर पर संचालित किया जा रहा है ताकि इसे रूट से क्या किया जा सके, हटाया जा सके। और अगर आप सभी को याद होगा 2021 में जो है छुटनी महतो को जो है छुटनी महतो जी को क्या मिला था, इसी प्रथा को समाज से हटाने के लिए जो है पद्मश्री मिल चुका है। तो ऐसे समाज सेवी भी उपस्थित हैं जिन्होंने इस प्रथा के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे दिया है और उनके द्वारा दिए गए योगदान को अब झारखंड सरकार के द्वारा हम कह सकते हैं कि रंग लाने के लिए गरिमा परियोजना भी स्थापित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सनोद संथाल समाज का गठन कब किया गया। ऑप्शंस पर जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 1970 में जो सनोद संथाल समाज का गठन किया गया है शिबू सोरेन के द्वारा। इसी संदर्भ में याद रखिएगा विनोद बिहारी महतो के द्वारा 1969 में जो है शिवाजी समाज गठित किया गया था। तो ये 2 समाज उस समय जो है कुरीतियों को व्याप्त हटाने के लिए जो है किया गया था और ये झारखंड आंदोलन का एक प्रमुख भूमिका निभाता है ये दोनों समाज। उसके बाद देख लेते हैं 1980 क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो 1980 में याद रखिएगा 1980 में रांची यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था ना, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग जो है स्थापित कर दिया गया। 22 जुलाई 1997 संपूर्ण झारखंड के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये तिथि, चूंकि इसी तिथि को क्या हुआ था, इसी तिथि को अलग झारखंड राज्य बनने के लिए संकल्प पारित किया गया था। और 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था ना, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बन गया। तो ये सारे ऑप्शंस पर जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जल पुरुष सिमोन उरांव पर आधारित जो किस फिल्म का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिमोन उरांव कौन है। तो सिमोन उरांव के द्वारा झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है वर्षा जल ग्रहण की समस्या। चूंकि झारखंड का क्षेत्र क्या है, पठारी है और इस आधार पर आप ही सोच कर देखिए कि यहाँ जो भी वर्षाएं होती है वो क्या होता है, बह करके बाहर की ओर चला जाता है। तो इस क्षेत्र में जल की समस्या, झारखंड के संपूर्ण गांव में जो है जल की समस्या रहती है और इस समस्या के लिए, इसे जल संग्रहण करने के लिए ही जो सिमोन उरांव आगे आते हैं और उन्होंने बोरी बांध का मॉडल बनाया था और इस आधार पर कई गाँवों में जो है जल संग्रहण की जो व्यवस्था उन्होंने कर दिया था। इसी आधार पर याद रखिएगा, इसी आधार पर सिमोन उरांव को जो है 2016 में क्या मिला हुआ है ना, पद्मश्री दिया गया है और उन्हें जल पुरुष की उपाधि से विभूषित भी, अर्थात जल पुरुष भी उन्हें कहा जाता है। चलिए इसके अलावा ध्यान में रखिएगा कि सिमोन उरांव पर आधारित एक फिल्म बनी है जिसे हम लोग कहते हैं झरिया, जो कि बीजू टोप्पो के द्वारा जो है निर्देशित है। अगर अन्य ऑप्शंस पर भी चर्चा करते हैं, लोहरदगा, फुलमनिया या धूमकड़िया, ये सभी वो फिल्म है जो झारखंड के समाज में व्याप्त अलग अलग समस्याओं को क्या करता है ना, भारत के पटल पर रखता है, चाहे वो फिल्म के द्वारा ही रखा गया क्यों ना हो। चलिए तो जल पुरुष कौन है, सिमोन उरांव, और उनको जो है 2016 में क्या मिला हुआ है, पद्मश्री मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सबर जनजाति का जो सकेंद्रन है निम्न में से किस क्षेत्र में, गुमला, पलामू, सिंहभूम या राजमहल। तो सबर जनजाति का सकेंद्रन मूल रूप से सिंहभूम के क्षेत्र में, ये पूर्वी और पश्चिमी, मूल रूप से पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम भी, हम इसे जो है दोनों सिंहभूम में याद रखिएगा, ईस्ट पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में। अब सबर जनजाति के ऊपर सबसे ज़्यादा शोध
शोध किसके द्वारा किया गया था, तो महाश्वेता देवी के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा शोध किया गया है। और आप सभी को ज्ञात है कि उनके द्वारा जो है बिरसा मुंडा के आधार पर जो आंदोलन है या संथाल हूल आंदोलन है, या कई रचनाएं जो है जनजातियों के ऊपर उनके द्वारा किया गया है। चलिए, इसके अलावा हम देख लेते हैं सबर जनजाति पर कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स। जैसे यहाँ बधुमूल्य के लिए क्या कहा जाता है, तो यहाँ पोटे कहा जाता है बधुमूल्य को। और यहाँ युवाओं के प्रशिक्षण के लिए किसी प्रकार का युवा गृहों का कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि कई जितने भी जनजातीय समाज हैं उनमें जो है युवाओं और युवतियों को प्रशिक्षण के लिए जो है एक प्रशिक्षण संस्था जो है होता है, जिसे कई बार धूमकुरिया घोटुल कहा जाता है, लेकिन सबर जनजाति में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए, इसके अलावा यहाँ के जो पंचायत प्रमुख है उसे क्या कहते हैं ना, उसे प्रधान कह करके पुकारा जाता है, ठीक है। और गांव का जो धार्मिक पुजारी होता है, गांव के धार्मिक पुजारी को यहाँ पर क्या कहते हैं, तो यहाँ पर दिवरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नागवंशी शासक दुर्जन शाह को ग्वालियर के किले में जो है कब बंदी बनाएगा, अर्थात उन्हें जो है गिरफ्तार कब किया गया, मुगल शासक के द्वारा। चलिए, तो सबसे पहले इन तिथियों पर विचार कर ले। 1612 में क्या हुआ, जहांगीर के द्वारा सबसे पहले जफर खां की नियुक्ति कर दी गई, लेकिन जफर खां जो है बाद में पाया जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाता है। तो 1615 में जो है इब्राहिम खां की नियुक्ति कर दी जाती है। इब्राहिम खां और दुर्जन शाह के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। और इस दौरान जो इब्राहिम शाह विजयी होता है और दुर्जन शाह को ग्वालियर के किले में क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। कब तक, तो 12 वर्षों तक, अर्थात 1627 तक। तो प्रश्न ये था कि कब कैद किया गया, तो इसका उत्तर है 1615, इब्राहिम खां और दुर्जन शाह के मध्य जहांगीर के समयकाल के दौरान। इसके बाद की घटना यह है कि उन्हें हीरो की परख होने के कारण जहांगीर के द्वारा उन्हें क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और इसके लिए भी एक शर्त रख दिया था, उन्हें 6000 रुपये जो है वार्षिक कर, और साथ में जो है उन्हें क्या उपाधि दी जाता है ना, शाह की उपाधि दी जाती है। 1627 में वो निमुक्त हो जाते हैं और अपना जो राजधानी है सबसे पहले कहाँ लेकर के आ जाते हैं, तो दोईसा स्थानांतरित कर देते हैं। 1640 तक वो मृत्यु, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है और रघुनाथ शाह जो है क्या होते हैं ना, वो शासक बन जाते हैं। तो इस प्रकार इन समय काल के दौरान आपने देखा कि संपूर्ण जो दुर्जन शाह का जो हम उपलब्धियां हैं वो 1612 से लेकर 1640 तक हम उसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। निम्न में से किस मंदिर को पत्थर पर लिखी हुई कविता के रूप में अभिहित किया गया है? तो इस जो लेखक हैं, जो साहित्यकार या जो रचनाकार हैं, वो इस मंदिर के सौंदर्यता को देखते हुए इसे पत्थर पर लिखी हुई कविता के रूप में अभिहित करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा सूर्य मंदिर, ठीक है। चलिए, सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है, तो संस्कृति बिहार नाम के एक संस्था के द्वारा किया गया है। इसका जो फाउंडेशन है वो अक्टूबर 1991 को लेट डाउन किया गया था और किसके द्वारा, तो वासुदेवानंद सरस्वती के द्वारा इसके आधारशिला रखा गया था। और 1994 में जो है वामदेव जी महाराज ने इसे जो है प्राण प्रतिष्ठा इस पर जो है स्थापित किया गया था। तो इसी सूर्य मंदिर को, जो कि रांची टाटा मार्ग के बुंडू के ऐदलहतु गाँव के का पास है, इसे क्या कहा जाता है, पत्थर पर लिखी हुई कविता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण जो है कब किया गया है, 1976, 1978, 1985 या 1986? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले और सबसे बड़ा, दोनों का उत्तर एक साथ है। तो सबसे पहले जो है पलामू अभयारण्य, जो कि सबसे बड़ा अभयारण्य है झारखंड में, इसका निर्माण हुआ था। तो 1976 में पलामू अभयारण्य बना। 1978 में भी 2 और नए अभयारण्य बनकर के आए, एक तो हो गए लावालंग, दूसरा क्या हो गया, तोपचाची। याद रखिएगा 1976 में और भी कई अभयारण्य हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रथम हम कहेंगे पलामू अभयारण्य इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है। इसके अलावा 1985 में क्या बनकर के आया, तो 1985 में जो है कोडरमा अभयारण्य बनकर के आया। और अंततः जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कब बना, 1986 में। ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी जो है क्षेत्रफल कितना है, तो 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित है और ये पलामू और लातेहार के सीमा रेखा पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न के निम्न में से कहाँ विश्व बैंक के सहयोग से मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया गया? तो इसका
पक्का बिल्कुल आप सभी को उत्तर मालूम है। इसका उत्तर क्या होगा? साहिबगंज में 2017 में इसका निर्माण किया गया था और ये विश्व बैंक के सहयोग से निर्मित किया गया था। वहीं अगर हम लोग गोड्डा की बात करें तो गोड्डा में क्या है जो है सरकार के द्वारा मेगा हैंडलूम क्लस्टर का जो है डेवलपमेंट किया जा रहा है। हैंडलूम अर्थात बुनकरों के लिए जो है क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है और साहिबगंज जो है वहाँ मल्टी मॉडल टर्मिनल बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? झारखंड सरकार के द्वारा कृषि ऋण माफी योजना जो है प्रारंभ किया गया था। तो ये झारखंड सरकार के द्वारा कृषकों के ऋण को माफ़ करने के लिए एक जो है एक योजना प्रारंभ किया गया था और इस योजना को जो है जामताड़ा से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, फरवरी 2021 से इसे जो है शुरुआत किया गया था और इसके तहत याद रखिएगा, इसके तहत 50,000 रुपये तक जो है क्या मिलेगा ना, किसानों को ऋण माफ़ी का प्रावधान किया गया था। साथ में 2021 और 22 के बजट में इसमें 1200 करोड़ रुपए तक जो है बजटीय प्रावधान भी किया गया था। तो कृषि ऋण झारखंड सरकार के द्वारा जो कृषि ऋण माफी परियोजना है जो किसानों के लिए जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। इसकी शुरुआत कहाँ से किया गया? तो जामताड़ा से इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस साहित्यकार को श्री लाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है 2020 में? याद रखिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुज सिन्हा, महुआ माझी, रनेंद्र या अनुज लुगुन? तो रनेंद्र जो कि जेपीएससी के क्या रहे थे, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उन्हें श्री लाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान 2020 दिया गया। इनके 3 क्या है रचनाएं हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में आते हैं। एक तो हो गया ग्लोबल गांव के देवता, ठीक है, दूसरा क्या है तो गायब होता हुआ देश, ये दूसरा है, और तीसरा क्या है गुंगी रुलाई का कोरस। ये 3 रचनाएं जो है क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इफ्को साहित्य लाल सम्मान, श्री लाल शुक्ल के द्वारा जो इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो ये रनेंद्र को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा, नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं E.H. हिटली। ठीक है, E.H. हिटली के द्वारा लिखा गया है और कब लिखा गया? तो 1896 में ये लिखा गया था। ठीक है, चलिए ये नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा अर्थात ये नागपुरी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि W.G. आर्चर का कौन से भाषाओं के साथ संबंध है? तो हो भाषा के साथ संबंध है। इन्होंने हो दुरुंग लिखा था। कब लिखा था? तो 1942 को इन्होंने हो दुरुंग लिखा था। ठीक है, इसके अलावा एस सी रॉय के बारे में आप सभी को ज्ञात है। इन्होंने मुंडा एंड देयर कंट्रीज लिखा है, द खरियास लिखा है, द उराव एंड छोटनागपुर भी इनके द्वारा लिखा गया। तो कई रचनाएं इनकी है। ये प्रथम क्या माने जाते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने जाते हैं जिन्होंने मुंडा और उराव पर शोध किया है। कामिल बुल्के के बारे में मैंने आपको पूर्व में भी दिया है। इसके अलावा याद रखिएगा कि राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर इन्होंने शोध किया था और इसके लिए इन्हें पद्म भूषण भी जो है दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, सैयद सिबते रज्जी, शंकर नारायण, एमओएच फारूक और इसके साथ साथ जो है कौन है ना, सैयद अहमद। तो ये सभी हमारे क्या है ना, ये सभी हमारे झारखंड के राज्यपाल हैं। तो सबसे पहले तो हम इनके समय काल को देखेंगे। चूँकि जो 34वां राष्ट्रीय खेल है वो 2011 में आयोजित किया गया था फरवरी में। तो इसी आधार पर अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि किसका क्या समय काल है। सैयद सिबते रची जो झारखंड के राज्यपाल रहे वो 2004 से लेकर 2009 तक थे। इसके बाद जो है शंकर नारायण 2009 से लेकर 2011 तक 10 तक थे। और एमओएच फारूक, इनका समय काल जो है जब तभी हुआ था जब 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था। और इनका समय काल कब है? तो जनवरी 2010 से लेकर के जो है इनका समय काल है सितंबर 2011। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या था कि किसके द्वारा जो है इस खेल का प्रारंभ किया गया था या इस खेल का उद्घाटन किया गया था? तो एमओएच फारूक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की निम्न में से किसे 2023 के लिए बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया गया है? मेनका सरदार, नरेंद्र सोरेन, रामचंद्र चंद्रवंशी या रामचंद्र सिंह? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर देखिए, एक एक करके सारा डिटेल दे देते हैं। मेनका सरदार क्या ना, इन्हें 18 में मिला था क्या ना, बिरसा मुंडा विधायक सम्मान मिला था। नलिन सोरेन को कब मिला है? 2020 में मिला हुआ है। रामचंद्र चंद्रवंशी इन्हें कब मिला हुआ है? तो इन्हें 21 में मिला हुआ है। 2022 में भी याद रखिएगा
विनोद कुमार सिंह को मिला हुआ है। ठीक है, विनोद कुमार सिंह को कब मिला हुआ है? तो 2022 में मिला हुआ है। और साथ में जो है रामचंद्र सिंह जो कि 2023 में इन्हें मिला हुआ है। ठीक है, ये लातेहार क्षेत्र के मनिका विधानसभा से जुड़े हुए हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मनिका विधानसभा के रामचंद्र सिंह को क्या मिला हुआ है? बिरसा मुंडा उत्कृष्ट पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बसलोई जो है संथाल परगना की एक प्रमुख नदी मानी जाती है और इसका उद्गम कहाँ है? तो इसका उद्गम बांसपहाड़ी गोड्डा में है। ठीक है, इसके अलावा जो 4 ऑप्शन है इससे भी याद रखिएगा, ये चारों वो रिवर है जो कि संथाल परगना के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। तो राजमल पहाड़ी से क्या निकलता है? तो गुमानी रिवर निकलता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा त्रिकुट पहाड़ी से क्या निकलता है? तो मयूराक्षी रिवर जो है त्रिकुट पहाड़ी से निकलता है। और ब्राह्मणी जो नदी है वो कहाँ से निकलता है? तो दुधवा पहाड़ी से निकलता है। तो ये 4 पहाड़ी और 4 नदी जो कि काफ़ी मायने रखते हैं। हालांकि संथाल परगना के क्षेत्र में एक और नदी है, अजय नदी है, लेकिन इसका जो उद्गम है वो बिहार से है। ये जो 4 नदी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिनमें जैसा कि मैंने आपको कहा कि बसलोई, गुमानी, मयूराक्षी और ब्राह्मणी, इनका स्पष्ट तौर पर जो उदय कहाँ है ना, उनका स्पष्ट तौर पर उदय संथाल परगना के क्षेत्रों में ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड का दूसरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला। तो मैक्सिमम और मिनिमम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमें ये देखना है कि तो सबसे पहले क्षेत्रफल कितना है? 79714 क्षेत्रफल है। और देश के हिसाब से अगर हम बात करें एरिया के दृष्टिकोण से तो 2.42% है, 15वां स्थान है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम जो है सबसे ज़्यादा एरिया है। याद रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम का जो एरिया है वो क्या है? सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद कौन है? तो गुमला। और कम पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम है रामगढ़ में, यहाँ एरिया कितना है? तो 1341 है। और इसके बाद अगर कोई आता है तो वो है लोहरदगा, 1502। तो प्रश्न क्या था कि दूसरा सबसे न्यूनतम कौन है? तो लोहरदगा है, जो कि दूसरा सबसे न्यूनतम है। प्रथम जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो पश्चिमी सिंहभूम, और दूसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल अगर है वो कौन है? तो गुमला। ठीक है, चलिए स्थिति क्लियर हो गई पूरी तरीके से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श नहीं करता है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इनको एक पूर्ण रूप से आपको मैं लिस्ट ही दे रहा हूँ। आपको भी याद होगा कि बिहार के लिए 10 जिले स्पर्श करते हैं, वहीं वेस्ट बंगाल में भी सेम है, 10 जिले स्पर्श करते हैं। उड़ीसा के लिए कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। छत्तीसगढ़ के लिए कितने हैं? 4 जिले हैं। ठीक है, और एक हो गया उत्तर प्रदेश के लिए, तो उत्तर प्रदेश के लिए केवल और केवल 1 जिले हैं। तो यूपी के लिए क्या है ना? सिर्फ 1 जिले, वो क्या है ना? गढ़वा। अब प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ को कौन सा निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श नहीं करता है? तो छत्तीसगढ़ में कौन से जो जिले हैं वो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं, पहले वो जान लें। छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाले हैं सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। ये 4 जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ऑप्शंस क्या है? हमारा ऑप्शंस ये है कि निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श नहीं करता है? गढ़वा, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा लोहरदगा। और याद रखिएगा प्लस खुटी, लोहरदगा और खुटी दोनों क्या है ना? ब्लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। ब्लॉक्ड अर्थात ये किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? झारखंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? आर्किन क्रम की चट्टानें, कोल्हान क्रम, विंध्यन क्रम या गोंडवाना क्रम? संपूर्ण झारखंड में अगर किसी क्रम की चट्टानें पाई जाती है तो वो है आर्किन क्रम की चट्टानें, या आर्किन का 90% तक लगभग। कोल्हान क्रम की चट्टानों नाम से ही पता चल रहा है ये कि कोल्हान के क्षेत्र में अर्थात सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं ये सोन नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन से चट्टान पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा विंध्यन क्रम, इसका उत्तर होगा। वहीं गोंडवाना जो है ये कहाँ है? तो हजारीबाग प्लेट्यू जो है, हजारीबाग प्लेट्यू में हमें क्या, हजारीबाग के साथ साथ मानभूम जो क्षेत्र है वहाँ हमें क्या पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस पर्व के दौरान रंगीन कागज से निर्मित लकड़ी या बांस के फ्रेम को नदी में विसर्जित करने की घटना पाया जाता है? इसे एक और जो है शब्द के द्वारा कहा जाता है, चौराल कहते हैं इसे क्या कहा जाता है? चौराल। और अब तो टुसू पर्व खत्म हो गया। आपने देखा कि 14 जनवरी को जो है पूरे झारखंड में जो है क्या मनाया जाता है? टुसू पर्व मनाया जाता है। और इसी दौरान इस लकड़ी के बांस फ्रेम में चौराल को बना करके जो है बगल के किसी नदी
में क्या कर दिया है ना, विसर्जित कर दिया जाता है। इस पर यह पंच परगने का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है और झारखंड का भी सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस पर्व के साथ किसी वर्ष का जो है अंत होता है? किसी वर्ष का अंत होता है। चलिए, अर्थात जैसे ये पर्व समाप्त हो गया और कृषि वर्ष का जो चक्र है वो भी समाप्त हो गया, तो सबसे पहले रोहिन पर्व क्या है? इस पर्व के साथ कृषि वर्ष का प्रारंभ होता है, तो ये हो गया स्टार्टिंग। ठीक है, झारखंड के कैलेंडर में रोहिन को पहला पर्व माना जाता है। किसके साथ? कर्मा पर्व कब मनाए जाते हैं? भादो महीने में कर्मा पर्व मनाया जाता है, जब आपके खेतों में फसल आ जाती है तब। ठीक है, और फसल काटने का जो पर्व है वो क्या होता है? सोहराय पर्व मनाया जाता है। दीपावली के अवसर पर सोहराय पर्व मनाया जाता है, जब खरीफ फसल आपके घर पे आ जाता है। और अंतिम तौर पर जो है कृषि वर्ष का अंत किस पर्व के साथ होता है? तो माघे पर्व के साथ जो है कृषि वर्ष का अंत हो जाता है। और कह सकते हैं कि सारे जो काम करते हैं मजदूर भाई, वो क्या है ना, अपने घरों में लौट जाते हैं इस पर्व को मनाने के लिए। तो माघे पर्व के साथ जो है कृषि वर्ष के अंत की घोषणा होती है, वहीं रोहिन पर्व के साथ इसके प्रारंभ की घोषणा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। स्लोगन जो है झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ का संबंध जो है किस आंदोलन के साथ है? अर्थात कौन से आंदोलन या कौन से इवेंट से ये जुड़ा हुआ है? जंगल महल आंदोलन, जिसे हम लोग चुआर आंदोलन कहते हैं, तो इसका संबंध रघुनाथ महतो से है और उन्हें नारा दिया था कि अपना देश अपना गांव दूर भगाओ विदेशी राज, तो इसका संबंध तो इसके साथ है। यहाँ एक वर्ड को कैच करिए, यहाँ पे एक लिखा हुआ है उड़ीसा जारी कबुआ, तो इसका बिल्कुल अर्थ क्या है ना, उड़ीसा को लेकर के है। और उड़ीसा से झारखंड का कौन सा प्रांत सटा हुआ है? तो खरसावा का प्रांत। और इस दौरान आपको याद होगा कि 1 जनवरी 1948 को सरायकेला खरसावा को कहां शामिल कर दिया गया था? उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था और इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जहां जो है गोलियां चलाई गई थी, जिसे क्या कहा जाता है? खरसावा हत्याकांड के नाम से अभिहित किया जाता है। ये सरायकेला खरसावा जो है 18 मई 1948 तक जो है कहां था? उड़ीसा के अधीन था। बाद में इसे हटा करके झारखंड का एक अनुमंडल बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्लोगन है उसी समय जो है लोगों के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता था कि झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ, ये झारखंड का ही क्षेत्र है, हम उड़ीसा में कब शामिल हो गए? तो ये जो है स्लोगन उस दौरान जो है कहे जाते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में सरायकेला खरसावा जिले का निर्माण कब हुआ? आपने देखा कि अनुमंडल का तो निर्माण हो गया 1948 में, बाद में झारखंड का निर्माण हुआ और झारखंड का निर्माण के बाद जो है जिले का निर्माण हुआ। तो सरायकेला खरसावा जिले का निर्माण कब? 4 तिथियां याद रखिएगा, सारे जिले भी इसी में कंडक्ट हो जाएंगे जो बाद में बने। कुल जब झारखंड बना था उस समय 18 जिले थे, 6 नए जिले बनकर के आए थे और उनकी तिथियां ये है। 4 अप्रैल को क्या बनकर के आया था? तो 4 अप्रैल को लातेहार बनकर के आया था, याद रखिएगा। 26 अप्रैल को क्या बना था? तो जामताड़ा बना था। 30 अप्रैल का जो डेट है, अच्छा ये तिथि एक बार और बता दें, ये जो तिथि है 4 अप्रैल तो 30 अप्रैल तक है, ये तिथि है 2001 की तिथि है। अर्थात जैसे ही झारखंड का निर्माण हुआ प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, 3 नए जिले तुरंत बनकर के आए अप्रैल महीना में, लातेहार, जामताड़ा और 30 अप्रैल को जो है 4 जिले बनकर के आए। 30 अप्रैल को क्या बना ना, एक तो सिमडेगा बना और साथ में क्या बना? सरायकेला खरसावा बना। तो प्रश्न में भी पूछा गया है कि कब सरायकेला खरसावा जिले का निर्माण हुआ? इसका उत्तर होगा 30 अप्रैल को 2001 को हुआ था और 12 सितंबर 2007, अर्थात 6 वर्षों के बाद फिर इसमें प्रशासनिक परिवर्तन देखे गए और खूंटी और साथ में क्या बन गया ना, रामगढ़ बन गया। ठीक है, तो 6 जिले बन गए। 2001 में 3 जिले लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, 4 जिले बने, सरायकेला खरसावा और सिमडेगा, ये 4, और अंत में क्या बना? खूंटी और रामगढ़ बन गया। क्लियर हो गया पूरी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? HEC को जो है राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? अर्थात HEC जो है कब उसे देश को समर्पित कर दिया गया? प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा 1958 में रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से HEC का निर्माण प्रारंभ हो गया हटिया में। ठीक है, और इसे 1963 को क्या किया गया ना, देश को समर्पित कर दिया गया था। 15 नवंबर 1963 को इसे देश को समर्पित कर दिया गया। यहाँ उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू हुआ? 1964 से यहाँ उत्पादन जो है प्रारंभ हो चुका है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस तापगृह का निर्माण रूस की सहायता से किया गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा पतरातू तापगृह, जो रामगढ़ स्थित है। और इसका निर्माण कब किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है 1973 को इसका निर्माण किया गया है। और ये एक जॉइंट वेंचर है किसके किसके साथ? तो याद रखिएगा इसमें एनटीपीसी का कितना परसेंट है? तो 76% है, 74% है। वहीं झारखंड गवर्नमेंट का कितना परसेंट है? तो 26% है। तो एक जॉइंट वेंचर है ये, और जिसमें झारखंड सरकार और एनटीपीसी दोनों मिलकर संयुक्त रूप से संचालित करती है। अगर हम बात करें कि इसका जो क्षमता कितना है, तो 840 मेगावाट जो है। हालांकि यहाँ पर अब एक सुपर थर्मल पावर बनाने का भी योजना बनाया जा रहा है, अर्थात इसके कैपेसिटी का इंक्रीमेंट भी किया जा रहा है। वहीं बोकारो, चंद्रपुरा और तेनुघाट, जो तीनों बोकारो स्थित है, इनका क्षमता क्या है ना? बोकारो का 830 है, चंद्रपुरा का भी 830 और तेनुघाट का 420 के आसपास है। चलिए, तो पतरातू थर्मल पावर योजना एक बड़ी योजना है जिसकी क्षमता 840 मेगावाट है। इसकी शुरुआत 1973 को हुआ था, जो कि रूस के सहायता से इसे शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस नृत्य में महिलाओं के द्वारा कलश का प्रयोग किया जाता है? कलश का प्रयोग जो है किस नृत्य में किया जाता है? तो एक नृत्य है जिसे हम लोग कहते हैं कदाशा नृत्य, जिसमें कलश को लेकर के महिलाओं के द्वारा क्या प्रयोग किया नृत्य किया जाता है। तो इसका सिंपल उत्तर है, याद रखिएगा, क फॉर कलश और क फॉर क्या है ना? कदाशा। कदाशा नृत्य के दौरान जो है जो जब ये गाए जाते हैं तो सर पे क्या रहता है ना? कलश रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, लहूसा गीत का संबंध जो है निम्न में से किस नृत्य के साथ है? तो लहूसा गीत, चलिए इसका संबंध जो है वो कर्मा नृत्य के साथ है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जापी क्या है। जब आप शिकार से लौटेंगे तो विजय के उपलक्ष्य में जो जापी नृत्य किया जाता है। जतरा नृत्य जो है उड़ावों में ये जो है सामूहिक नृत्य है पुरुष और महिलाओं के द्वारा, और ये लगभग सभी समय में ये किया जाता है। कर्मा नृत्य के बारे में जैसा कि मैंने आपको कहा, ये भी सामूहिक नृत्य है मेल और फीमेल का। और झूमर नृत्य जो है नॉर्मली क्या है, ये फीमेल के द्वारा किया जाता है। झूमर के कई अलग अलग भाग भी हैं। तो प्रश्न किया था लहूसा गीत जो है किसके संबंध में गाया जाता है? तो कर्मा नृत्य। इसके भी दो प्रकार हैं, एक तो हो गया आपका भिनसेरिया और दूसरा हो गया लहूसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंतिम प्रश्न था। चलिए इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए जो जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में, और आई होप आप सभी को जो है तो बहुत जल्दी आप सबको क्या मिल जाएंगे? एडमिट कार्ड भी मिल जाएंगे, और आप सब जो है एग्जामिनेशन के लिए पूर्ण रूप से प्रिपेयर हो जाए, और हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। एवरीडे आपके लिए जो है क्लासेस दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।